जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुरू करते हैं, अभी वीडियो चालू होगा तब हो जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक ठीक है। किसी कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा है। ओके कर दिया। एक मिनट वापस दोबारा। चलो मैं मंगलाचरण कर लूँ। मंगलाचरण करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदभ्यं जिनवरवसेन जीर्णनेत्येष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर विषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। समणामणानेया पंचेन्द्रियनिर्मणा परे सव्ये पादर सुमेन्दी सव्ये पज्जते दराय। अपनी बात यहाँ द्रव्य संग्रह में चल रही है। पाठ करेंगे, एक बार सुनाएंगे कोई आप लोग? निशान की आप सुनाइए 28 से।
बढ़िया। पयड़ी ठिधि अणुभाग पदेश भेदा, अणुभाग पदेश भेदा। हाँ हाँ, चलिए बढ़िया। 34वीं बात, सोनागिरी। हाँ, 14 तक। वो 2 दिन से क्या है, थोड़ा यात्रा कर रहे थे, 2 दिन से यात्रा कर रहे थे तो। हाँ जी। हाँ, बड़े पंडित जी आ रहे हैं कल, कल आ रहे हैं बड़े पंडित जी सब। हाँ हाँ। तो वो 2 दिन से क्या ट्रैवलिंग में थे, तो कहीं नेटवर्क आ रहा था कहीं नहीं आ रहा था, तो वो थोड़ा उस टाइम पे नहीं आ रहा था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। तो अब यहाँ तो आ रहा है, तो यहाँ तो अभी 2-3 दिन हूँ, तो चल जाएगी इसलिए। देखिए 34वीं गाथा का पाठ अपन ने कर ही लिया है। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसे भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्य आश्रव का रुकना, वह द्रव्य संवर है। आत्मा का जो परिणाम है, आश्रव को रोकने में जो कारण है, वो आत्मा का वही परिणाम, उसका नाम संवर है, और वो भाव संवर है। और वो जो कर्मों का आना रुका, द्रव्याश्रव का रुकना, वह द्रव्य संवर है। तो वो द्रव्य संवर कैसे होता है, कर्मों का आना रुकता है, तो कितने कितने कर्मों का संवर, कौन कौन से गुणस्थान में, यानी किस गुणस्थान में कितने कर्म प्रकृतियों का आना रुक जाता है, वो संवर कहलाता है। वो यहाँ पर बता रहे हैं। पहले गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का संवर होता है? पूर्णिमा आंटी बोलिए। कौन कौन सी 16 है, याद है? हम्म। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया। और कोई सुनाएंगे, याद है, याद किए हैं? मीता भाभी याद हुए? बोलिए। कृपा। हम्म, बढ़िया। ये 16 प्रकृतियों का संवर, पहले गुण, मतलब संवर मतलब संवर तो होता है आगे दूसरे में। 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, ये पहले गुणस्थान में कही गई है। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की है चमेली आंटी? दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही? अर्पणा जी। हाँ, 25 की। याद हो? हम्म। चलिए कोई बात नहीं, रुकिए। हाँ, निशा आंटी बोलिए, याद है आपको?
हम्म। अप्रश अप्रशस्त विहाय होते, इसीलिए। हम्म। अत्याधिक, बढ़िया। ये 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। बंध विच्छित्ति का क्या अर्थ है? सुधा जी, बंध विच्छित्ति का क्या अर्थ है? नहीं, दोबारा नहीं होगी का मतलब नहीं। बंध विच्छित्ति का मतलब क्या है? जिस गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कही है उसका क्या अर्थ? पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही, उसका अर्थ क्या है? नहीं, पहले गुणस्थान में इन 16 का ही बंध होगा, ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ, ठीक है। मनोरमा आंटी आप बोलिए, बंध विच्छित्ति का क्या अर्थ है? हाँ, बढ़िया। यानी जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही है, तो उन प्रकृतियों का बंध उस गुणस्थान तक होता है, उसके आगे उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। तो 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में कही, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले गुणस्थान में 16 ही बंधती हैं, ये अर्थ नहीं है। पर ये जो 16 हैं ये पहले गुणस्थान में ही बनती हैं, पहले गुणस्थान से आगे जाएंगे तो ये 16 नहीं बनेगी। ये अर्थ एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बंध विच्छित्ति का क्या अर्थ है? कि जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही है, उतनी प्रकृतियां तो उसी गुणस्थान तक बंधती हैं, उसके आगे वो प्रकृतियां नहीं बंधेंगी। पर उस गुणस्थान में उतनी ही बंधती है ऐसा नहीं। पहले गुणस्थान में 16 ही बंधती है ऐसा अर्थ नहीं है। पहले गुणस्थान में यथायोग्य वो मार्गणाओं के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन 117 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में बंध योग्य हैं। लेकिन उनमें से 16 प्रकृतियां, वो 16 प्रकृतियां पहले में ही बंधेंगी, पहले के आगे पहुंचेंगे तो 16 प्रकृतियां नहीं बंधेंगी। इसका अर्थ है पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरे गुणस्थान में 25 की, तीसरे गुणस्थान में है 0, 0। तीसरे गुणस्थान में कोई बंध विच्छित्ति नहीं है। चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही है। अपने चौथे की भी हो गई थी बात, है ना? चौथे गुणस्थान की 10 प्रकृतियां, मीनू भी बोलिए। हम्म। बाईस, बढ़िया, बढ़िया। ये जो 6 प्रकृतियां हैं ये मनुष्यों से ही रिलेटेड हैं। इसको मनुष्य शतक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य गति में ही बनेगी। मनुष्य गति में मतलब मनुष्य गति वाले को, जिसको मनुष्य गति बंध रही है। देखो बोलने में ऐसा आएगा मनुष्य गति में बंध रही है, मनुष्य गति में नहीं, जिस मनुष्य गति के साथ बंधती है। मनुष्य गति जिसको बंध रही है उसको औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, सहना निधि बंधेगा, वज्रोषभ नाराज तो मनुष्य गति वाले को ही बंधेगा। और ये जो गत्या, अनुपूर्वी, आयु, ये सब भी मनुष्य गति के साथ बनती है। तो मनुष्य गति के साथ बनने वाली 6 प्रकृतियां इकट्ठी हो गई। और अलग अलग अपन देख सकते हैं, मनुष्य त्रिक, और इसके अलावा ये औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, और एक सहनन को अलग से कर लें। तो 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति चौथे गुणस्थान में कही, अर्थात ये जो 10 प्रकृतियां कही हैं, जो यहाँ बताई हैं, ये 10 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान तक बंधती हैं। यानी पहले में भी बंध रही थी, दूसरे में भी बंध रही थी, चौथे में भी बंध रही है। पर चौथे के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो अब किसी को मनुष्य गति नहीं बंधेगी, मनुष्य गति अनुपूर्वी नहीं बंधेगी, वज्रशब्द नाराज सहनन नहीं बंधेगा।
क्योंकि चौथे से ऊपर वालों के देवगति इसी का बंध होता है। तो देवगति वालों के सहनन नहीं चाहिए, मनुष्य गति आदि औदारिक शरीर आदि प्रकृतियां नहीं चाहिए, इसलिए उनका बंध नहीं होता है। पांचवें गुणस्थान की 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति पांचवें गुणस्थान में बताई है। सरल है। 4 जो कषाय हैं, प्रत्याख्यानावरण आदि 4 कषाय, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ, इनकी बंध विच्छुत्ति पांचवें गुणस्थान में है। अर्थात पांचवें गुणस्थान तक ये 4 कषाएं बनती हैं, पांचवें गुणस्थान तक। इसके बाद में छठे में पहुंचेंगे, सातवें में पहुंचेंगे तो इन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। फिर है छठे गुणस्थान। मैंने आपको सारा भेज तो दिया था फोटो खींच के, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने 2-3-4 दिन पहले ही भेज दी थी सारी बंध विच्छुत्ति वाली प्रकृतियां। छठे गुणस्थान में है 6 प्रकृतियां, याद करने के लिए आसान है। गुणस्थान भी छठा, प्रकृतियां भी 6। अभी कौन सी 6 प्रकृतियां हैं? ये अशुभ प्रकृतियां हैं, तो इनमें से नाम कर्म की है 3 और चारित्र मोह की है 2 और 1 है वेदनीय की। इस तरह से 6 प्रकृतियां हैं। कर्म के हिसाब से याद करना चाहे तो कर्म के हिसाब से कर लें, अदरवाइज जो क्रम उसमें दिया है, जो क्रम दिया है अस्थिर, अशुभ। अस्थिर प्रकृति कौन से कर्म की है? अस्थिर प्रकृति कौन से कर्म की प्रकृति है? मीना चाची बोली। नहीं, नाम कर्म की। नाम कर्म में स्थिर अस्थिर ये जोड़े वाली प्रकृतियां हैं। जिनको अभी नाम कर्म की प्रकृतियों के याद नहीं है तो जैसे जैसे भी छुट्टी का गैप मिलता है ना, तो वो कम से कम कुछ ये काम कर लें। मैंने वो भी इसीलिए भेज दिए थे कि मुझे था 1-2 दिन क्लास हो पाए नहीं हो पाए तो आप लोग वो कर सकें, इसलिए। तो ये नाम कर्म की प्रकृतियां याद होगी ना तो आसानी रहेगी, वरना फिर वो क्या प्रकृतियों के नाम ही अपने को याद नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सी है कौन सी नहीं है, ख्याल में नहीं आ पाएगा, इसलिए। तो एक है अस्थिर और अशुभ। ये अशुभ प्रकृतियां हैं। अस्थिर के साथ में जोड़े में है स्थिर, वो तो शुभ है। अशुभ के साथ में जोड़े में है शुभ, तो वो भी प्रकृति शुभ प्रकृति है। यहाँ छठे गुणस्थान में जो प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो रही है, अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी। असाता वेदनी भी पाप रूप प्रकृति है। वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो उसमें से असाता वेदनीय। इसके बाद में अयशस कीर्ति, ये भी नाम कर्म की प्रकृति है। यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति। अयशस कीर्ति भी अप्रशस्त प्रकृति है। फिर है अरति और शोक, ये कौन सी कर्म की प्रकृतियां हैं? अरति, शोक। अर्पणा जी, अरति शोक कौन से कर्म की प्रकृतियां हैं? बढ़िया, चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं अरति और शोक। ये चारित्र मोह यानी घातिया कर्म है तो वो सारे ही अप्रशस्त हैं, इसलिए अप्रशस्ती है। तो अभी छठे गुणस्थान में इन 6 प्रकृतियों का बंध हो रहा है। मतलब छठे गुणस्थान तक कौन होंगे? छठे गुणस्थान में मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी नहीं। द्रव्यलिंगी तो है ही बाहर से, लेकिन भावलिंगी मुनिराज छठे गुणस्थान वर्ती होते हैं। तो उन छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के भी अयशस कीर्ति का बंध हो सकता है, अरति का बंध हो सकता है। बंध की बात चल रही है, उदय की नहीं। उदय में भी हो सकते हैं, उदय की बात अलग है, लेकिन अभी तो यहाँ बंध की। हमको लगता है मुनिराज के थोड़ी ना इसका बंध होगा। हमने जो माइंड ऐसे मेंटेलिटी बना रखी है ना कि मुनिराज के तो ऐसा बंद ही नहीं हो सकता, लेकिन ये जो करना नियोग है ये बारीक बातें बताता है। इससे हमको पता लगता है कि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भी यदि है तो वहां तक भी अस्थिर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति, शोक, इनका बंध वहां तक भी हो सकता है। और अभी आगे और ऊपर चलेंगे तो पता लगेगा कि और जो भी प्रकृतियां बची हैं। और मुख्य रूप से आप देखो अशुभ प्रकृतियां सारी निकलती जा रही हैं। पहले दूसरे गुणस्थान में सारी जो अप्रशस्त प्रकृतियां थी काफी वो निकल चुकी हैं। अभी यहाँ अप्रशस्त प्रकृतियां, यहाँ बाकी घातिया कर्म की जो ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह है वो तो चलेंगी ही 10वें गुणस्थान तक। लेकिन ये जो नाम कर्म में भी जो अशुभ प्रकृतियां हैं वो धीरे धीरे, सबसे पहले यानी बंध रुक रहा है तो किसका रुकेगा? जैसे कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना, हम पुण्य भी है ऐसा कहते हैं, लेकिन पुण्य है पर वो अपने आप हे होता है। पहले क्या छूट रहा है?
कोई कहता है पुण्य है इसलिए धर्म ध्यान छोड़ो, तो धर्म ध्यान छोड़ के अशुभ में पहुंच रहे हैं। अशुभ में नहीं पहुंच रहे, ये क्रम बता रहा है कि पहले अशुभ छूट रहा है, उसके बाद में शुभ छूटेगा, और फिर तो दोनों अशुभ छूट ही गया, शुभ छूट गया तो शुद्ध बचा। तो कर्मों में भी उनके जो रुकने का, जो संवर का क्रम है, पहले अशुभ कर्मों का संवर हो रहा है, उसके बाद में शुभ का भी संवर होगा। शुभ रखने लायक है वो नहीं है बात, इसलिए कहते हैं शुभ भी है, रखने लायक तो नहीं है, लेकिन इनमें क्रम होता है। पहले शुभ को छोड़ दो, अशुभ छूटा ही नहीं जीवन में, विषय भोग छूटे ही नहीं, और ये सुन लिया कि शुभ है तो शुभ को भी छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो महाअशुभ में पड़ेगा। जो जीव ये नहीं समझेगा जब तक कि शुभ तो छूटता है, वो कब छूटता है कि ऊपर पहुंचते हैं तो नीचे वाली चीज अपने आप, नीचे वाली सीढ़ी अपने आप छूटती है, और पहले ही अशुभ छूटा नहीं है जीवन में से, उसका अभिप्राय गया नहीं और शुभ को भी हे मान के छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, संसार में गिर जाएगा। तो ये क्रम पूर्वक यहाँ ये बात चलती है। तो छठे गुणस्थान में 6 प्रकृतियों की अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक। और भी इसको याद करने का ऐसा तरीका समझ सकते हैं, 5 प्रकृतियां तो अ वाली है, सब में आ रहा है, अस्थिर में, अशुभ में, असाता, अयशस कीर्ति, अरति, ये 5 तो वाली ही है, और एक है अरति और शोक का जोड़ा है। ये दोनों बिल्कुल सगी बहनें कहो कि पक्की फ्रेंड्स हैं, एक साथ ही रहती हैं, अरति के साथ शोक, शोक के साथ अरति, हास्य के साथ रति, रति के साथ हास्य, ऐसा इनका जोड़ा ही है, ऐसे भय गुप्सा का जोड़ा है, साथ में ही रहती है। तो अरति जहां आ गई वहां शोक आएगा ही आएगा। तो जिसको भी जिस तरह से याद हो, चाहे कर्मों के हिसाब से याद कर लें, चाहे अनाम से याद कर लें, चाहे जो क्रम यहाँ दिया है उस हिसाब, वैसे तो क्रम से ही करना चाहिए, पर फिर भी एक थोड़ा याद करने के हिसाब से अपन अपने हिसाब से उसको सोच सकते हैं। 7वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान ये बड़ा सरल है बंध विच्छित्ति के मामले में। तीसरे में तो 0 है और 7वें में 1, और कौन सी है वो एक प्रकृति, देव आयु। देखिए चारों आयु की बंध विच्छित्ति कहां तक हो गई, पहले गुणस्थान में किसी आयु की बंध विच्छित्ति हुई थी, 1 की हुई थी, किसकी हुई थी, नरक आयु, नरक आयु की बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में हो गई। फिर इसके बाद में दूसरे गुणस्थान में किसी आयु की हुई, तिर्यंच आयु की, वो दूसरे गुणस्थान में हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में मनुष्य आयु, मनुष्य आयु की हो गई चौथे गुणस्थान में। अब क्या बचा था, देवायु बची थी, यानी 5वें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में और 7वें गुणस्थान में, इन 3 गुणस्थान में क्या बन रही है, देवायु। पर ये देवायु भी कहां तक बन रही है, इस 7वें तक ही इसका बंध है। जो 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनके ही आयु कर्म का, और वो भी देवायु का, बस वहां तक बंध है। 7वें गुणस्थान के ऊपर पहुंचेंगे तो आयु भी नहीं बंधेगी। मान लीजिए किन्हीं की आयु नहीं बंधी, कोई मुनिराज है उनकी आयु नहीं बंधी, और 7वें से ऊपर 8वें में पहुंच गए, और 8वें में पहुंच गए, 8वें में 8वें गुणस्थान कौन सा है, श्रेणी का है। तो अगर श्रेणी 2 प्रकार की है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, तो जिनकी आयु बंध गई 7वें गुणस्थान में और वो श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे, मीनू दी, प्रश्न फिर से बोलती हूँ। हाँ मीनू दी को तो समझ में आ गया था, कुछ लोगों को हो सकता है प्रश्न ही समझ में आया, और फिर से बोलती हूँ कि जिनकी आयु बंध गई, पहले 7वें गुणस्थान में जिनकी आयु बंध गई, या 7वें से पहले कभी आयु बंध गई हो, और अब वो श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो आयु बंधने के बाद श्रेणी चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। आयु बंधने के बाद भी श्रेणी चढ़ सकते हैं, लेकिन वो कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे आयु बंधने के बाद, तो उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे। जिनके आयु बंध गई वो शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि शपक श्रेणी वालों को तो मोक्ष ही जाना है। फिर अब ऐसा कहो कि मोक्ष जाना ही पड़ेगा उनको तो शपथ श्रेणी चढ़ ले तो, लेकिन आयु बंध गई तो आयु को भोग कर ही पूरा किया जा सकता है। आयु कर्म ऐसा कर्म है कि उसको बिना भोगे आप, वैसे तो वास्तव में देखा जाए बारीकी से कर्णानुग के हिसाब से, कोई भी कर्म बिना भोगे नहीं छूटते, कर्मों को भोग कर ही वो उदय में आकर ही खत्म होते हैं। लेकिन ये बात है अनुभाग उनका हल्का हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने उनको भोगा है। लेकिन आयु कर्म ऐसा है
कि वो पूरा भोग कर ही फिर वो खत्म होता है। तो आयु जिसकी बंध गई तो बंधी हुई आयु को, विद्यमान आयु को यही इस भव में ही खत्म कर दे कर्मों को अपने परिणामों से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिनकी आयु बंध गई है वो उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे। और ये आयु का बंध 7वें गुणस्थान तक ही होगा, 7वें गुणस्थान से ऊपर किसी के भी आयु का बंध नहीं होता। तो देव आयु की बंध विच्छुत्ति ये 7वें गुणस्थान में हो जाती है। 7वें गुणस्थान के कितने भाग होते हैं? हाँ बोलिए। वो गति देखिए, इसी से पता लग रहा है आयु कर्म अलग है और गति और गत्यानुपूर्व भी वो नाम कर्म के भेद हैं। तो गति तो बनती रहेगी भी 8वें गुण स्थान तक, गति अलग है आयु अलग है। आयु को बिना भोगे, हाँ हाँ, आयु को बिना भोगे नहीं काटा जा सकता है, नहीं अभाव नहीं किया जा सकता है, उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो नाम कर्म का भेद है ना, गति और गत्यानुपूर्वी, गति और गत्यानुपूर्वी तो बिना भोगे भी, यानी वैसे भी उनको अभाव किया जा सकता है। मान लो आयु नहीं बंधी तो भी गति बनती रहेगी 8वें गुणस्थान तक, और शपक श्रेणी चढ़ गए तो शपक श्रेणी चढ़ने के बाद वो शपना के क्रम में वो बंधी हुई गति का, गत्यानुपूर्वी का अभाव हो जाता है। लेकिन आयु बन जाती है तो आयु की फिर शपना यानी ऐसे अभाव नहीं होता, उसको भोग के अभाव करना, इसलिए तो वो कर्म ही अलग है। एक नाम कर्म का भेद है, एक आयु कर्म है, वो दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, समझ लीजिए। तो मैं ये पूछ रही थी कि जो आयु बंधेगी, 7वें गुणस्थान के कुछ हमने भाग देखे थे गुणस्थान पढ़ते समय। 7वें गुणस्थान के कितने भाग होते हैं? बोलिए ज्योति जी। बढ़िया, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त, ये दो भेद हैं 7वें गुणस्थान के। स्वस्थान मतलब कि छठे सातवें में जो झूलते रहते हैं, छठे से सातवें में, सातवें से छठे में, वो कहलाते हैं स्वस्थान अप्रमत्त। और सातिशय अप्रमत्त अर्थात जो सातवें में आए हैं, सातवें के बाद में अब श्रेणी चढ़ेंगे, वो कहलाते हैं सातिशय अप्रमत्त। तो ये जो आयु का बंध है, देवायु का बंध, ये स्वस्थान में होता है कि सातिशय में होता है? आयु का बंध स्वस्थान में होता है या सातिशय में होता है? बढ़िया, स्वस्थान में ही आयु का बंध होता है, सातिशय अप्रमत्त में आयु का बंध नहीं होता है। बढ़िया, तो ये यहाँ तक तो अभी समझ लीजिए कुछ कठिनाई नहीं है, अब याद भी हो गए हैं। अब है 8वां गुणस्थान, सबसे ज्यादा जो बंध विच्छुत्ति है, संवर कर्मों का बंधना जो रुक रहा है, वो मेन काम होता है बंध के संबंध में, बंध विच्छुत्ति के संबंध में मेन काम होता है एक तो पहले दूसरे गुणस्थान में, और फिर बड़ा भारी काम हो रहा है वो 8वें गुणस्थान में। जब क्षपणा होती है, कर्मों का क्षय होता है, समझ लो उसको सत्व विच्छुत्ति कहते हैं, वो सारा काम होता है मुख्य रूप से 9वें गुणस्थान में। सत्व विच्छुत्ति, सत्ता से ही नाश होना, पर यह है भी बंध विच्छुत्ति। बंध विच्छुत्ति का बड़ा भारी काम है, ये हो रहा है 8वें गुणस्थान में। तो बंध विच्छुत्ति की अपेक्षा से 8वें गुणस्थान के भेद किए जाते हैं, 7 भाग किए जाते हैं। उनमें से हमारे को काम में 3 ही भाग आने हैं, लेकिन वो भाग उसके 7 किए जाते हैं बंध विच्छुत्ति की अपेक्षा से। यानी 8वां गुणस्थान है, उस 8वें गुणस्थान का टाइम जितना है अंतर्मूर्त काल, उस अंतर्मूर्त काल में ही 7 हिस्से किए। तो जो 8वें गुणस्थान का पहला भाग है, सातिशय अप्रमत्त से जीव पहुंचा तुरंत 8वें गुणस्थान में, तो जो पहला टाइम आया, पहला भाग आया, टाइम मतलब जो उसके भी जो भाग अंतर्मूर्त में भी जो अंतर्मूर्त के और छोटे छोटे पार्ट्स किए गए हैं, तो वो पहले भाग में 2 जो निद्राएं हैं, कौन सी 2 निद्राएं बची? निद्रा के भेद कितने हैं कुल? सुधा जी, निद्रा प्रकृति के भेद कितने हैं कुल? कौन कौन से हैं? बढ़िया, बहुत। तो इन 5 में से कितने की बंध विच्छुत्ति हम करके आए हैं पहले? कौन कौन सी? बढ़िया, ये 3 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हम पहले करके आए हैं। कहाँ करके आए हैं?
दूसरे गुणस्थान में, बहुत बढ़िया। दूसरे गुणस्थान में इन तीन बड़ी निद्राओं की बंध विच्छुत्ति कर दी थी। अभी ये दो बची हुई है, लेकिन निद्रा और प्रचला प्रकृति ये बची हुई है, और इसका बंध देखिए, उदय की बात नहीं चल रही है, उदय की बात नहीं चल रही है, बंध विच्छुत्ति की बात चल रही है। हमको क्या लगेगा कि हम कहेंगे निद्रा का बंध हो रहा है 8वें गुणस्थान तक, तो उदय भी आ रहा है, उदय की अलग है स्थिति, उदय की बात नहीं है, ये अभी बंध विच्छुत्ति की बात चल रही है। तो निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति, जो दो छोटी निद्राएं हैं, ये 8वें गुणस्थान के पहले भाग में, 8वें गुणस्थान के पहले भाग में निद्रा और प्रचला, यहां तक इसका बंध होता रहता है। और इसके आगे दूसरे भाग में पहुंचेंगे, 8वें गुणस्थान के दूसरे भाग में क्या स्पेशलिटी है पहले से दूसरे भाग में, कि पहले भाग तक निद्रा और प्रचला का बंध हो रहा था, दूसरे भाग में पहुंचे तो निद्रा प्रचला का बंध नहीं हो रहा। ये 8वें गुणस्थान में हुआ पहले भाग में। इसके बाद में अब फिर है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें तक कुछ खास बात नहीं है, मतलब बंध विच्छुत्ति के संबंध में कुछ बात नहीं है। फिर है छठा भाग, 8वें गुणस्थान का छठा भाग, इसमें नामकरण की 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। ये जो निद्रा और प्रचला है, निद्रा और प्रचला तो थी दर्शनावरण की, दर्शनावरण की प्रकृतियां थी। अभी 30 प्रकृतियां नामकरण की, उनकी बंध विच्छुत्ति हो रही है 8वें गुणस्थान के छठे भाग में। कौन कौन सी 30 हैं देखिए, यहाँ जो क्रम है वो मैंने आपको लिख के उसमें भेजा ही है, वो क्रम एक बार बोलती हूँ, फिर उसके अलावा हम अपने स्टाइल से, या पहले अपन अपने तरीके से देखते हैं। नाम जिनको याद होंगे उनको ही आसानी रहेगी, जो सूत्र वाले नाम अपने को याद हैं। किसको याद है सूत्र? निशा आंटी याद है सूत्र? और बन्ना भाभी याद है आपको? नहीं? और मीता भाभी याद है सूत्र? चलिए, जिनको याद नहीं है, अगर आप खोलें तो खोल लीजिए चतुरार्थ मणि प्रदीप, तो अपन उसकी तरह उससे एक बार सूत्र से अपन देख लें, फिर यहाँ जो क्रम दिया है वो तो है ही क्रम, उससे अपन देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले है गति। ठीक है, गतियां कितनी होती है ये अपन मतलब निकाल रहे हैं, कौन सी 30 प्रकृतियां भी नामकरण की कौन सी बची हैं, वो जितनी बची है ना वो सब यहाँ बंध विच्छुत्ति होनी है। तो कौन कौन सी बच गई हैं अपने को वो देखना है। आप लोग खोल लीजिए भले ही 8वें अध्याय में नामकरण के भेदों के जो सूत्र है उसको। तो गति है, गतियां हैं 4। कौन कौन सी है 4 गति? मनुष्य गति, नरक से शुरू करते हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति की बंध विच्छुत्ति कहाँ हुई? टाइम कितना हुआ? हाँ, 15 मिनट है ना अपने पास अभी? ठीक है। पहले गुणस्थान में नरक गति की हो गई, ठीक है। तिरंज गति की हो गई दूसरे गुणस्थान में। मनुष्य गति की कहाँ हो गई? चौथे गुणस्थान में, ठीक है। देवगति की बंध विच्छुत्ति कहाँ हुई? देवगति की अभी तक नहीं हुई, देवगति की नहीं हुई, देव आयु की हुई। 7वें गुणस्थान में जो हुई थी वो देव आयु की हुई थी, तो देवगति अभी बची हुई है। तो सबसे पहला नंबर अपने सूत्र में गति का है, गति में से 3 गतियों की तो हो चुकी, एक गति बची अपने पास, तो गति 1, ठीक है। यहाँ उन सारी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होनी है नामकरण में जो भी तक बच गई है, उन सब की बंध विच्छुत्ति यहाँ होगी 8वें गुणस्थान के छठे भाग में। तो 4 गतियों में से 3 गतियों की पहले कर चुके हैं, तो जिनकी हो गई उनकी तो हो ही गई है। देवगति बची है, देवगति। गति के बाद में दूसरा नंबर है जाति। हाँ, जातियां कितनी होती हैं? जाति 5 है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। तो इनमें से कितनी की बंध विच्छुत्ति पहले कर चुके हैं मीना चाची? कितनी की बंध विच्छुत्ति कर चुके हैं?
हाँ। और हम्म। इनकी भी पहले में ही हो गई। विकलांग की ना। हाँ। हाँ। देखिए ये चीजें अगर आपको इसको कठिन, आपको ये समझना है कि बहुत सरल है, तो बस थोड़ा सा ये याद कर लेंगे ना, तो फिर बहुत सरल है। और याद नहीं होंगे तो फिर अपने को समझ नहीं आएगा। अभी याद है अपने को कि ये तो पहले हो चुकी है। तो चार जातियों की पहले बंध विच्छेदी हो चुकी पहले में ही। अब एक बची पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय की बंध विच्छेदी कहीं हुई थी क्या? दूसरे में नहीं हुई, तीसरे में है ही नहीं, चौथे में भी नहीं हुई, पांचवें में, छठे में, सातवें में कहीं नहीं हुई। तो अब एक जाति बची है पंचेंद्रिय, उसकी भी बंध विच्छेदी यहां होनी है। ठीक है। तो एक गति, एक जाति। अब शरीर तीसरे नंबर पे है। शरीर। शरीर कितने होते हैं? पांच। पांच शरीर हैं। मनोरमा आंटी बोलिए। बढ़िया। तो कौन कौन से शरीरों की बंध विच्छेदी पीछे करके आ गए अपन? केवल औदारिक शरीर की है ना? और कोई शरीर की बंध विच्छेदी पीछे नहीं की। औदारिक शरीर की बंध विच्छेदी हो गई अपने चौथे गुण स्थान में। इसके पहले और इसके बाद में अभी कोई शरीर की बंध विच्छेदी नहीं हुई है। तो चार शरीर बच गए अपने पास। वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। चारों शरीरों की बंध विच्छेदी यहाँ आठवें गुण स्थान के छठे भाग में। तो शरीर हो गए चार। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। अंगोपांग होते हैं तीन। औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। तो अंगोपांग की भी जो शरीर की बंधन शक्ति यानी शरीर के साथ में अंगोपांग जुड़ा हुआ है समझ लो। जैसे गति और गत्यानुपूर्वी ये साथ में है, ऐसे शरीर और अंगोपांग ये साथ में है। तो अभी तक एक ही शरीर की बंधन शक्ति हुई थी, तो एक ही अंगोपांग की हुई थी, औदारिक अंगोपांग की। तो अब अंगोपांग कितने बचे? अंगोपांग बचे दो। अंगोपांग पांच नहीं है। शरीर पांच है, लेकिन अंगोपांग नामकर्म तीन ही है, क्योंकि कार्मण और तेजस इनमें अंगोपांग नहीं होते। तो तीन में से दो अंगोपांग बच गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिनको याद नहीं है वो किताब में देखते जाए तो सरलता हो जाएगी। एक गति, एक जाति, चार शरीर, दो अंगोपांग। ठीक है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। इसके बाद में है अपने सूत्र में निर्माण। निर्माण की बंध विच्छेदी भी अभी नहीं हुई थी, तो एक आ जाएगा निर्माण। इसके बाद में बंधन और संघात है, लेकिन बंधन और संघात क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब ये प्रकरण शुरू किया था तब हमने एक बात समझी थी कि इनका बंध नहीं होता। 10 प्रकार। एक बस निर्माण, निर्माण प्रकृति है एक, एक सिंगल। नहीं नहीं, कार्बन और तेजस में तो अंगोपांग होते ही नहीं। वैक्रियक और आहारक। वैक्रियक और आहारक। आप वो मिलाते जाइए अपन जो पीछे मैंने भेज दिया था ना आपको, उससे मिलाते जाइए। नहीं, फिर से भी मैं बोल दूंगी आपको। तो एक गति हुई, एक जाति हुई, चार शरीर और दो अंगोपांग और एक निर्माण। इसके बाद में बंधन और संघात सूत्र में क्रम पर है, लेकिन बंधन और संघात का बंध ही नहीं होता। तो जिसका बंध ही नहीं हो रहा उसकी विच्छेदी कहां से होगी? बंध क्यों नहीं हो रहा वो हमने पहले ही देख लिया था कि बंध योग्य प्रकृतियां नहीं है। 28 प्रकृतियां कम की थी 148 में से। उन 28 में से 10 प्रकृतियां ये थी। पांच शरीर, पांच बंधन, पांच संघात। तो बंधन और संघात नहीं हुई। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात। अब है संस्थान। संस्थान में कितने की विच्छेदी हो चुकी है? टाइम कितना बचा है अपने पास में? हाँ। मीनू दी इशारे से बता रही है। चार की हो चुकी है। शहों की हो गई।
संस्थान, संस्थान पूछ रही हूँ। 6 संस्थान की हो गई। पूर्णिमा आंटी कुछ बचा है? हाँ बढ़िया। 5 की हुई है, एक संस्थान बच गया है। हाँ, समचतुरस्र बच गया है। पहले गुणस्थान में सबसे नीचे वाले की हुई थी, चौथे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में बीच के 4 वालों की हुई, तो 5 की हुई है, एक बच गया है। तो एक बच गया संस्थान समचतुरस्र, उसकी व्युत्पत्ति यहां करेंगे। सहनन बचा है क्या कोई? सहनन नहीं बचा। देखो, एक सहनन की हो गई पहले गुणस्थान में, 4 सहनन की हो गई दूसरे गुणस्थान में, और वज्र शब्द नाराज की हो गई थी चौथे गुणस्थान में। तो सहनन कोई भी नहीं बचा है। ठीक है ना? तो फिर से देख रहे हैं, एक गति, एक जाति, 4 शरीर, 2 अंगोपांग, एक निर्माण और एक संस्थान। ठीक है। इसके बाद में सहनन नहीं है। अब स्पर्श रस गंध वर्ण, ये कितने गिनते हैं? बंध योग्य में स्पर्श रस गंध वर्ण की कितनी प्रकृतियां गिनी जाती हैं? 20 बोल रही मीना चाची। अब मीनू दी, हाँ कर रहे हो? 20 में 4, 4 बंद योग्य में इनकी 4 गिनी जाएंगी, 20 नहीं। उस दिन हमने 16 कम करी थी ना, 10 तो ये बंधन और संघात और 16 ये ऐसे नामकरण की 26 कम की थी। अभी ध्यान आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? पुराना पता नहीं मुझे। हाँ, तो जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उनकी 4, इसकी भी बंध विच्छित्ति यही होगी। तो स्पर्श आदि 4, क्या लिखेंगे हम? स्पर्श आदि 4, एक गति, एक जाति, 4 शरीर। क्या बोल रहे हैं? कैसे मतलब? यहाँ बस ये स्पर्श रस गंध वर्ण 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बनती हैं, उसके आगे नहीं बनेंगी। आपका स्पर्श कैसे होगा? वर्ण, शरीर का रंग कैसा होगा? ये जब नामकरण की प्रकृति है ना, शरीर का स्पर्श कैसा है, शरीर का रस कैसा है। हाँ, तो ये शरीर संबंधी प्रकृतियां हैं, ये सब 8वें गुणस्थान। तो शरीर होना, वो देखिए मैं इसीलिए कह रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रख के ध्यान रखिए, ये बंध की बात चल रही है, उदय की नहीं। शरीर का उदय है 13वें गुण स्थान तक, ये बात चल रही है बंध की। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण कर्म कहाँ तक बंध रहा है? 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक बंधता है, उसके ऊपर बंध नहीं रहा, लेकिन स्टॉक में तो है ना। फिर तीसरी चीज होगी सत्ता की, सत्ता में कहाँ तक चलेंगी ये चीजें? सत्ता में चलेंगी 13वें गुण स्थान तक, उदय में चलेंगी 13वें गुण स्थान तक। बंद कहाँ तक हो रहा है? बंद यहां तक हो रहा है, यहां तक बांध लिया, फिर धीरे धीरे उदय में आ रहा है, वहां ऊपर उदय में भी आ रहा है, सत्ता में भी पड़ी है। ठीक है ना यहाँ बात? हाँ जी। आगे के लिए अब नहीं होगा, लेकिन जो बंध चुकी है वो तो उदय में आएंगी ना। हाँ, इसलिए तो वो किसी को मतलब ऐसा लग रहा है ना कि तेरे अभी तो शरीर तो है, तो शरीर है तो शरीर का उदय होना वो अलग बात है, शरीर का बंद होना वो अलग बात है। तो यहां तक बंद हो रहा है, उदय आएगा आगे तक बाद में भी। ठीक है ना? अब नया बंध नहीं होगा, स्पर्श रस गंध वर्ण ये जो भी प्रकृतियां हैं इनका अब नया बंध नहीं होगा, यहां तक जितना हो गया उतना हो गया, उसके बाद नहीं होगा। जैसे ऐसा नहीं होता कोई प्रतिमाधारी है, परिग्रह त्याग प्रतिमा ले लिया आरंभ। अच्छा, ये नहीं मैं कर रही हूँ, ये पॉज ही है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वो वाली चालू रख रखी ऑडियो वाली, ये वाली पॉज करी थी, ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं। जैसे कोई आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है, परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी है, तो वो परिग्रह का त्याग किया, तो अभी मतलब उस तरह से नहीं समझना, ऐसा समझना कि जैसे हमने अब नई कमाई करना बंद कर दिया, प्रतिमाधारी को छोड़ो आप, कोई ऐसे हैं श्रावक भी हैं, उन्होंने सोचा हमने काम धंधा बंद कर दिया, अब हम नहीं करेंगे, लेकिन जो पुराना है उससे हम काम में लेके अपना जीवन तो चलाएंगे ना, तो उसको हम यूज में लेंगे। ऐसे ही हमने नए कर्म बांधना बंद कर दिया यहाँ पर, अब जो पुराने बंधे हुए हैं
उसको उदय में ला ला के काम चला रहे हैं चल रहा है, वो उदय में आ रहे हैं, इस तरह से। तो देखिए ये अपन अभी थोड़ा फटाफट ले लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे इसमें क्या टाइम नहीं दिख पा रहा है, कितने बज रहे हैं, 2:26 हुए। ठीक है, आप देख क्या। मैंने भेज दी थी फोटोज, आप लोग मिला लेना। मैंने 4-5 दिन पहले भेज। हाँ, वो क्रम अलग है, वो उसमें फोटो में अलग था। तो क्रम तो इस सूत्र के हिसाब से फिर से देख लेंगे। गति, जाति एक, गति एक, शरीर 4, अंगोपांग 2, फिर एक निर्माण, एक संस्थान और स्पर्श आदि 4। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण के बाद में है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी नामकर्म। आनुपूर्वी नामकर्म कितने होते हैं? वो होती है 4 प्रकृतियां। जो 4 गतियां हैं वैसी ये 4 आनुपूर्वी। तो 3 गति के साथ 3 अनुपूर्वी पहले चली गई थी, एक गति यहां बची थी, तो एक ही गत्यानुपूर्वी बची है। कौन सी गत्यानुपूर्वी बची है? देवगत्या। बढ़िया। तो ये एक अनुपूर्वी हुई। फिर इसके बाद में है स्पर्श गंध वर्ण अनुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास। ये प्रकृतियां हैं, सूत्र में देख लेंगे आप लोग। अगुरु लघु अभी तक बंध विच्छित्ति नहीं हुई है, तो इसकी होगी अगुरु लघु। फिर उपघात, परघात और उच्छ्वास, इन 4 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति यहां होगी। आतप और उद्योत की बंध विच्छित्ति पहले हुई है क्या? कहाँ हुई है? आतप की और उद्योत की। बढ़िया। और उद्योत की, उद्योत की दूसरे में। ठीक है, तो आतप उद्योत की पहले हो चुकी है, और यहां पर इनको शॉर्ट में लिखते हैं अगुरु लघु आदि 4, यानी इनका ग्रुप है अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। ये 4 प्रकृतियां अलग अलग भी लिख लीजिए, पर वो याद करने के लिए ऐसे उनको 4 के जोड़े में बना लेते हैं, अगुरु लघु आदि 4। तो अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। इसके बाद में है विहायो गति। विहायो गति नामकरण के कितने भेद हैं? 2, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो किसी की पहले हुई है विक्षिप्ति इन दोनों में से? हाँ, कहाँ हुई है? बढ़िया। दूसरे गुणस्थान में अप्रशस्त विहायो गति की दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति हो गई थी, अब बची है प्रशस्त। तो प्रशस्त विहायो गति की यहां पर हमको विच्छित्ति होगी। इसके बाद में विहायो गति, इसके बाद में है जोड़े वाली प्रकृतियां। जोड़े वाली 9 प्रकृतियां बची। विहायो गति भी जोड़े वाली नहीं लेते हैं, तो एक ही अपन ने अलग गिन ली। इसके बाद में 9 जोड़े हैं। प्रत्येक, शरीर, त्र, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशः, कीर्ति, सेतराणी, ये जो नाम दिए हैं ना, इसमें से जितनी भी अब अशुभ वाली जो प्रकृतियां थी वो पहले हमारी छूट चुकी हैं। आप देखिए, प्रत्येक शरीर के साथ में था साधारण शरीर, जोड़े वाली है। प्रत्येक के साथ में उसके सामने है साधारण। अगर अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कल वापस से ले लेंगे। जिनको याद नहीं होगा उनको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, वो ढूंढने में लगे रहेंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो वो आप नाम थोड़ा सा फिर से एक बार शांति से बैठ के देखिएगा। ये 10 जोड़े वाले प्रकृतियां सूत्र में नाम दिए हुए हैं। प्रत्येक, शरीर, त्र, सुभग, सुस्पर्श, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशः, कीर्ति, सेतराणी, तीर्थ, करत्वम च, ये नाम है। तो प्रत्येक शरीर के साथ अपोजिट में होता है साधारण शरीर। साधारण शरीर की बंध विच्छित्ति कहाँ की मीना चाची? पहले गुण स्थान में। ठीक है, साधारण शरीर की पहले गुण स्थान में हो गई। अभी यहाँ होगी प्रत्येक शरीर की। ठीक है, ये शुभ प्रकृतियां हैं। जो शुभ प्रकृतियां हैं वो यहाँ बची हैं। अब अशुभ प्रकृतियों की पहले हो चुकी है ज्यादातर, मतलब सभी की लगभग। तो प्रत्येक शरीर, इसके बाद में है शुभ। अशुभ की कहाँ हुई थी पीछे? शुभ के साथ में अशुभ है नहीं, प्रत्येक शरीर के बाद में त्रस है। त्रस, त्रस के साथ है जोड़े वाला। त्रस के साथ किसका जोड़ा है? स्थावर। स्थावर की कहाँ हो गई? स्थावर की पहले गुण स्थान में। बढ़िया। तो यहां पर हुई त्रस। प्रत्येक शरीर त्रस। सुभग, सुभग के साथ जोड़े में है दुर्भग। दुर्भग की कहाँ हुई? आप लोग फिंगर से बता दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। पहला, दूसरा, ऐसा दूसरे में। बढ़िया, दुर्भग की दूसरे में हो गई थी, तो यहां होगी सुभग की। फिर सुस्वर, सुस्वर के साथ में है दुस्वर। दुस्वर की बंध विच्छित्ति कहाँ हो गई थी?
दुर्भग दूसरा अनादे, तीन का जोड़ा था दूसरे गुण स्थान में, तो वो दूसरे गुण स्थान में उसकी हो गई थी, यहां होगी सुस्वर की। इसके बाद में है शुभ, शुभ के साथ में थी अशुभ, अशुभ की बंद विच्छित्ति कहां हुई? छठे में, बढ़िया, छठे में अशुभ की हुई थी, यहां शुभ की हो रही है। फिर इसके बाद में है सूक्ष्म, सूक्ष्म तो है पाप प्रकृति, उसके साथ अपोजिट है बादर। सूक्ष्म की बंद विच्छित्ति कहां हुई? पहले में, बढ़िया, सूक्ष्म त्रय था ना, तो सूक्ष्म की पहले में हो गई, यहां होगी बादर की। फिर है पर्याप्ति, पर्याप्त के साथ में है अपर्याप्त, अपर्याप्त की बंद विच्छित्ति भी कहां हुई थी? पहले में, यहां हो रही है पर्याप्त की। इसके बाद में स्थिर अस्थिर, तो अस्थिर की बंद विच्छित्ति छठे में, बढ़िया, चमेली आंटी को याद हो गया है, अस्थिर की छठे में, तो स्थिर की यहां पर। फिर है आधे अनादे, तो आधे तो है प्रशस्त प्रकृति, अनादे है अप्रशस्त प्रकृति। अनादे की कहां हुई बंद विच्छित्ति? अनादे की बंद विच्छित्ति चौथे में, नहीं चौथे में नहीं हुई है। दुर्भग दूसरा अनादे है ना, तीन का जोड़ा, तो दूसरे में अनादे की हुई, यहां पर हो रही है आधे की। और एक फिर बची है तीर्थंकर, वो सिंगल है। तो इस तरह से ये 30 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति यहाँ 8वें गुण स्थान के छठे भाग में हुई है, और फिर 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की और होती है। नहीं, यशा कीर्ति, अयशा कीर्ति तो हो गई, यशा कीर्ति एक अभी रह गई है, 9 होगी, वो जोड़े वाली 9 प्रकृतियां हैं, यशा कीर्ति की होगी 10वें गुण स्थान में, यशा कीर्ति को छोड़कर, यहाँ नहीं होगी। यहाँ तीर्थंकर की, तीर्थंकर की जोड़े वाली 10 प्रकृतियों में से 9 प्रकृतियों की यहाँ हो रही है, और जो यशा कीर्ति है उसकी 10वें में होगी, 9 की यहाँ पर हो रही है। प्रतीक्षी, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, बादल, पर्याप्ति, स्थिर और आदि। ठीक है, फिर और कल एक बार देख लेंगे, और आप पीछे मैंने फोटो भेजी उसमें से मिला लेना, अभी अपना टाइम हो गया है। और इसके 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की और है, जो 4 नौकशाएं बची है, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, तो वो 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में उनकी होती है। और इसकी जो कुछ रह गई होगी आप लोगों की, तो अपन कल कर लेंगे इसकी चर्चा, अभी यही पूरा करते हैं। आप लोग थोड़ा याद करने की कोशिश करना, पहले तो नामकर्म की प्रकृतियां जिनको याद नहीं है वो नामकर्म की प्रकृतियां याद करें, और फिर धीरे धीरे ये बंदित शक्ति भी याद फिर साथ में हो ही जाएगी। टोटल 36 है, पूरी तीनों भाग की मिला के टोटल 36 है। चलिए, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। हाँ, चलिए अभी यही पूरा करते हैं। पूर्णिमा आंटी कुछ बोल रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए, म्यूट कर दिया मैंने, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए आंटी। अब करिए आंटी। नहीं हो रहा? हाँ, शाम की क्लास आज तो कुछ नहीं है, कल का मुझे पता नहीं है एक्चुअल में कल से क्या होगा, इसलिए आज रख लें, पेपर डिस्कस करना हो तो। सबका हो गया मोक्षा प्रकाशक का पेपर, कोई बचे हैं? एक ज्योति जी बचे हैं शायद, ज्योति जी आप बचे हैं ना? बाकी सबका हो गया मेरे ख्याल से, तो पेपर डिस्कस कर लेंगे आज में अपन, फिर कल का मैं कल मैसेज कर दूंगी, शाम का दोपहर की तो रहेगी, शाम का मैं कल से क्या कार्यक्रम रहेगा वो फिर कल मैं मैसेज कर दूंगी।
बाकी अपन पेपर डिस्कस कर लेंगे। ज्योति जी आप 1-2 दिन बाद दे देंगे फिर? ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं, तत्पार सूत्र की क्लास चालू करेंगे 1-2 मिनट में। जय जय सभी को।